की कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। सवाल ये आता है कि डायबिटीज है क्या, कैसे इसको समझें कि ये डायबिटीज है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास में एक गिलास है, आप ये देख पा रहे होंगे। ये मेरे पास में एक गिलास है और इस गिलास में कुछ पानी है। तो ये गिलास को आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है और इसके अंदर जो पानी है ये ग्लूकोज की मात्रा है। तो आपकी बॉडी है, आपका ग्लूकोज है, इतना ग्लूकोज रहना चाहिए, ये हमारी एक लिमिट है। तो जो भी हम खाएंगे रोजाना उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज आएगा और जो भी हम काम करेंगे उससे हमारा ग्लूकोज बर्न होगा, हमारी बॉडी हमारे लिए एनर्जी बनाएगी। और वो एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगी? एनर्जी खर्च होने के दो बड़े बड़े रास्ते हैं। नंबर वन, कि हम जो भी काम करेंगे, चलना फिरना घूमना इधर उधर एक्सरसाइज, उनमें भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो कुछ एनर्जी तो हमारी वहां पे जाएगी और कुछ हमारे शरीर को चलाने के लिए, जैसे एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए अंदर मशीन्स होती हैं। अगर वो सारी मशीन प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो आपकी फैक्ट्री का आउटपुट सही नहीं होगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मशीनरी है जो हमें रोजाना चलाने के लिए काम आती है, जिनको हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो उसको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। और वो वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारा हार्ट होता है, हमारा लीवर होता है, हमारी किडनी होती है, हमारा ब्रेन होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये पांच जो चीजें होती हैं, ये मेन पांच चीजें हैं जो आपकी बॉडी को ड्राइव करती हैं। ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बट बड़े ऑर्गन्स वही हैं जो सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है हमारे खाने से। जो भी हम खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है और उसमें से तीन चीजें आपको निकलती हैं। जो खाना खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा उससे ग्लूकोज बनता है, जो शुगर जिसको हम बोलते हैं। अब जो हम फैट लेते हैं उससे हमारे फैटी एसिड्स बनते हैं और जो हम प्रोटीन लेते हैं उससे हमारे अमीनो एसिड्स बनते हैं और जो हम पानी पीते हैं उससे हमारे विटामिन मिनरल्स इस टाइप की चीजें हमारी बॉडी में बनती हैं। तो ये पांच चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी में इतना शुगर है जितना इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा है सेकंड लेवल तक। अब इतना ही रोज कंज्यूम हो जाता है, इतना ही मैं इसमें और डाल लेता हूं तो मेरा पानी का लेवल या मेरा शुगर का लेवल इतना ही रहता है। अगर किसी कारणवश मैं कुछ ज्यादा इसमें शुगर डालता जाऊंगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये मेरे पास शुगर है, मैंने इसमें और शुगर डाल दी, कंज्यूम की नहीं, मैंने शुगर डाल दी, तो आप देख रहे हैं इसमें शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, लेकिन बॉडी फिर भी आपको चलाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज बॉडी के पास में बहुत सारी जगह हैं इसको स्टोर करने के। लीवर में स्टोर कर देगी जो भी आप ज्यादा खाएंगे, आपकी मसल्स में स्टोर कर देगी, आपके ब्रेन में स्टोर कर देगी। तो वो करती रहेगी, जितना उसको चाहिए उतना वो यहाँ मेंटेन करके रखेगी। लेकिन अगर हम माने ही नहीं, हम और ज्यादा शुगर खाएं, मान लीजिए हम और ज्यादा शुगर खा रहे हैं तो हमारे शुगर का लेवल इतना हो जाएगा और हम एक्सरसाइज कर रहे नहीं है, बर्न कर रहे नहीं है और हमारा शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा शुगर का लेवल फिर इतना हो गया, अब ये हमारा फुल ऑफ शुगर हो गया। इसके बाद अभी तक आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर रही है, बॉडी इसको पूरी तरह से देख रही है, संभाल रही है और आपको शुगर महसूस नहीं हो रही। इवन आप जब चेक करवाने भी जाएंगे तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है शुगर आपका ज्यादा आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो हम और ज्यादा शुगर खाएंगे तो क्या होगा? अब वो बॉडी इसमें से निकलना चालू हो जाएगा, ओवरफ्लो करना चालू हो जाएगा और वो जो ओवरफ्लो होगा वो क्या होगा? वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज रह जाएगा। मींस अब आपकी बॉडी उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रही। तो ये तो रहा कि हमें डायबिटीज हो गई, हम इतना ज्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है हम उससे ज्यादा शुगर ले रहे हैं। तो बॉडी ने जितना भी स्टोर करना था स्टोर कर लिया, लीवर में, मसल्स में या जहां पे भी, अब वो स्टोरेज भी आपके फुल हो गए। तो अब क्या करेगी? अब कुछ मात्रा आपकी ग्लूकोज की ब्लड के अंदर रह जाएगी और जब आप ब्लड चेक करवाएंगे तो आपको वहां से ब्लड की ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा। जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा तो उसी को हम कहते हैं डायबिटीज।
अब सवाल ये आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, डायबिटीज को ठीक कैसे करें। और जब हमारी डायबिटीज होती है, हमारे ब्लड में शुगर होती है, तो हमारा ब्लड गाढ़ा होता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर होगी वो उसमें और ज्यादा कंटेंट मिलेंगे, उसमें विटामिन, मिनरल्स और अलग न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें पहले से ही होती हैं। शुगर और मिला दी तो वो और ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा हमारा ब्लड, और हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो दिक्कत करने लग जाएगा। अब अगर हमें शुगर ठीक करनी है तो हमें इसको क्या करना है, इस शुगर को यहां से कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इस मैसेज को कम कर देते हैं, मैंने इसको कम कर दिया। अब मैं जो शुगर खाऊंगा, अगर मैं लिमिटेड मात्रा में शुगर खाऊंगा तो मेरी बॉडी में ज्यादा शुगर नहीं जाएगी, क्योंकि शुगर का कुछ अभी स्पेस है इसमें जाने का। बट उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके जो इनपुट है, शुगर के इनपुट को कम करना पड़ेगा। अब शुगर का इनपुट कम कैसे होगा, उसको अगर हम समझे थोड़ा सा, तो जो भी हम खाते हैं, तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे मैं तो शुगर खाता है नहीं, मैं तो जी चाय भी फीकी पीता हूं। देखिए, वो एक जो ग्लूकोज चाय में चीनी डालते हैं वो एक अलग पार्ट होता है, लेकिन जो आप रोटी खा रहे हैं, जो आप दाल खा रहे हैं, जो आप समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है। इवन जो आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं उनमें भी शुगर होता है, वो अलग बात है कि उनमें बहुत कम मात्रा में होता है। बट गेहूं में तो जबरदस्त होता है। गेहूं का जो ग्लाइसेमिक लोड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सबसे ज्यादा होता है। और हम ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन, हमारा जो स्टेपल फूड होता है वो गेहूं ही होता है। गेहूं की रोटी खाना, गेहूं की दलिया खाना और इसी टाइप की चीजें हम खाते हैं, या हम चाय पीते हैं, या हम और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हम शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते चले जाते हैं, और जब हमारा शुगर का इंटेक ज्यादा बॉडी के अंदर हो जाता है तो वो हमें अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देता है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम देता है, वो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सारी प्रॉब्लम हम आज डिस्कस नहीं कर सकते, उनमें से एक छोटी सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे जो शुगर की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती है, अगर हमने शुगर कंट्रोल नहीं किया या हमने उसको टाइमली उस पर एक्शन नहीं लिया। तो वो क्या होता है, वो होता है PAD, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज। तो अब हम आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के बारे में बताएंगे, और इसको मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूं और मैं बाद में अनम्यूट कर दूंगा। तो अभी हम यहां से देखें, ये होता है हमारा, जो आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं, डायबिटीज में PAD को, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज को कैसे ठीक करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। देखिए, जनरली लोगों में लेग पेन होता है, डायबिटीज के लोगों में पैरों में पेन ज्यादा होता है, और पैरों में भी कहां होता है, घुटने के नीचे और पैरों के तलवे के पीछे, जो आपके तिल्ली टाइप की होती है, या क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे आपका दर्द होता है। और डायबिटीज में ये ज्यादा होता है, और बिना डायबिटीज के भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डायबिटीज में ही हो। तो इसको हमें बहुत ध्यान रख, अंतिम नतीजा क्या हो सकता है वो आपको दूसरी फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहां से जब हमारा ज्यादा फ्रीक्वेंटली दर्द होने लग जाए, या नस पर नस चढ़ने लग जाए, या इस टाइप की जो हमें दिक्कत होने लग जाए, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। ये जो पेन होता है, ये आपके पैर में नीचे की साइड भी हो सकता है, ये पेन आपके पैर में ऊपर की साइड, थाइस पे भी हो सकता है। नॉट ओनली पैरों में, ये आपके बॉडी में किसी भी जगह हो सकता है। इवन ये आपके हार्ट में भी हो सकता है। हार्ट में होता है तो आदमी को बहुत जल्दी ब्लॉकिंग होती है और हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी खत्म हो जाता है, तो उसका ज्यादा उसमें समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर हाथ पैर या किसी दूसरे ऑर्गन में हो गया तो वहां से डेथ तो एटलीस्ट नहीं होती, बट वहां के जो कंसिक्वेंसेस हैं बड़े भयंकर होते हैं। तो ये दो रीजन से हो सकता है प्रॉब्लम। पहला रीजन है मसल्स पेन, आपकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, क्रैम्प आ रहा है, या मसल कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रही या एक्सपेंड नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और दूसरा होता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, वो जो पेन हो रहा है वो एक बड़ा भयंकर पेन है, और वो बड़ा ही डेंजरस पेन है। तो इसको समझने के लिए, आर्टरीज ब्लॉकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ 2-3 बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि ये क्या होता है।
उसमें जो सबसे पहली टर्म्स है वो है इस्कीमिया। अब आप लोग इस्कीमिया से वाकिफ हैं या नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये इस्कीमिया होता क्या है, क्योंकि जब हम इस्कीमिया समझ जाएंगे तो हमें आगे का जो प्रेजेंटेशन है उसको समझने में आसानी होगी। देखिए इस्कीमिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, आपने देखा ही होगा जनरली हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की जब सप्लाई होती है उसमें हमारे आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज क्या होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारा आगे को जा रहा है आर्टरीज के माध्यम से और उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आ गया, ये ऑक्सीजन या ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा आगे को, तो आगे को पेन फील होने लग जाता है, दर्द का महसूस होने लग जाता है, और इसी को हम इस्कीमिया बोलते हैं। अभी कैसे होता है आप ये समझे, ये हमारी आर्टरीज है, ये आर्टरीज है हमारी, अगर ये प्लेग नहीं होता है इसमें तो बिल्कुल ओपन थी, खुली हुई थी, लेकिन धीरे 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 ये प्लेग बढ़ता चला जाता, आर्टरीज में ब्लॉकिंग आती चली जाती है। ये कहीं भी आ सकती है, ये हार्ट में भी आ सकती है और आपके पैर में भी आ सकती है, हाथ में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। और धीरे 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 अगर ये बढ़ती 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 इस स्टेज पर आ जाती है और फिर ये ब्लॉक हो जाती है, वहीं से हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो इस्कीमिया क्या है कंडीशन? इस्कीमिया इज द कंडीशन वेयर देयर इज अ सीवियर ब्लॉकेज ऑफ द प्लॉक बिल्डअप इन द आर्टरीज इन योर लेग। आपके पैर के अंदर जो ये नसें दिखाई दे रही हैं, अगर इन बड़ी नसों में जो पेरिफेरियल नसें हैं जो बाहर की साइड में होती हैं, इन्हीं में कभी आपने देखा होगा और एक बीमारी होती है, तो अगर इसमें ब्लॉकिंग आ गई और वो सीवियर ब्लॉकिंग हो गई, सीवियर ब्लॉकिंग क्या है आप ये देख रहे हैं, अगर इसको मैं आर्टरीज को देखूं तो बिल्कुल ओपन आर्टरीज है, बिल्कुल परफेक्ट आर्टरीज है, लेकिन अगर इसमें इस तरीके से ब्लॉकिंग आने लग जाए, जैसे पाइप में अंदर से जंग लगने लग जाती है या स्केलिंग होने लग जाती है, अगर आपकी आर्टरीज में इस टाइप से स्केलिंग होने लग गई, ब्लॉकिंग होने लग गई, तो आपको इस्कीमिया की शिकायत होगी, आपको वहां पैर में दर्द रहना चालू हो जाएगा। और ये दर्द कब होगा? जब आप चलेंगे तब दर्द होगा, सीढ़ियां चढ़ेंगे तब दर्द होगा। जनरली इस्कीमिया में होता क्या है, ये हार्ट में भी होता है। जब हार्ट में होता है तो एकदम आदमी हार्ट पकड़ के और एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। वहां पे भी क्या होता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। आर्टरीज ब्लॉक होते ही आपका पेन होगा, उसको हम इस्कीमिया बोलते हैं, राइट। जब रक्त का प्रवाह जो ऑक्सीजन लेके चलता है अपने साथ आरबीसीज के अंदर प्रतिबंधित या रुकावट आ जाती है, रुक जाता है, या शरीर के हिस्से में कम हो जाता है, तो आपके जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं, आगे वो काम ही नहीं कर पाती और वहीं से आपको भयंकर पेन स्टार्ट हो जाता है। और इसी को हम हार्ट अटैक के लक्षण बोलते हैं। पसीना आएगा बॉडी में, बहुत पेन होगा, आदमी गिर जाएगा जमीन पे, बेहोश हो जाएगा, वो कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। तो ये कंडीशन अगर हार्ट में हुई है तो हार्ट अटैक, अगर पैर में हुई है तो आपकी इसको पैड बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो ये हुआ हमारा इस्कीमिया। इस्कीमिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया या बंद हो गया, तो आगे जो पेन हुआ उस पेन को ही हम इस्कीमिया बोलते हैं, या उसी पेन को हम बोलते हैं कि ये हमारा इस्कीमिया का पेन है। एक और दूसरा वर्ड है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसको भी समझ लें। ये दो वर्ड अगर हम समझ गए तो हम पूरा अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। अब देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। देखिए आपकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में एक हार्ट होता है, हार्ट से आपकी धमनी जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं और शिराएं जिसको हम वेन्स बोलते हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। तो एक तो हमारी आर्टरीज तो खून को ले जाने का काम करती हैं, और जो ब्लू वाली हैं इनको हम वेन्स बोलेंगे, ये खून को वापस ले जाके हार्ट में ले जाने का काम करती है। तो एक साइकिल चलता रहता है कि हार्ट पंप होगा तो खून बाहर जाएगा, खून के साथ ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन से एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज के साथ मिलकर तो हम पूरे दिन काम करेंगे। और जो हार्ट जब श्रिंक होगा तो हमारा सारा ब्लड ऊपर जाएगा और उसमें फेफड़ों में जाएगा, वहां से ऑक्सीजन उसमें मिलेगी और फिर हार्ट में आएगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये हमारा एक जनरल साइकिल है जो हमारी बॉडी में चलता रहता है। जो आप देखें इस तरीके से हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में जो रेड हैं ये हमारी आर्टरीज हैं और ब्लू हैं ये हमारी वेन्स होती हैं जो खून ले जाने का काम करती हैं, और आर्टरीज हमारे सारे ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं ब्लड को।
अब ये जो हमारा मान लो पैर में एक आर्टरीज है, ये इस तरीके से आर्टरीज है, अगर इस आर्टरीज में कोई ब्लॉकिंग आ रही है, कुछ इसमें चिपकता जा रहा है या कुछ जमता चला जा रहा है, तो क्या होगा? आप ये देखें, इन जनरल क्या होता है हमारे केस में, अगर हमारे यहाँ कहीं कुछ कट जाए, मान लो आप चाकू से कुछ काट रहे हैं और आपका हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसमें ऐसा एक खून का वो जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, इसको हम खुरंट भी कह सकते हैं। जनरली सब जानते हैं, सबके होता भी होगा। इस टाइप का हमारा थोड़ी देर में खून रुक जाता है और वो ऐसा एक थक्का सा जम जाता है। ऐसे ही अगर कोई चोट लग गई है तो चोट लग के धीरे धीरे ऐसा होता है और बाद में एक खुरंट सा बनता है और बाद में ये छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हो रहा है, ये तो हो रहा है हमारी बॉडी पे आउटर साइड में, जिसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा, अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम डायबिटिक हैं या और कोई दवा की वजह से हमारा रिएक्शन है, तो ये जो चीजें इंजरी है, ये इंजरी हमारे अंदर जो हमारी आर्टरीज है उसमें भी तो इंजरी हो सकती है। जब आर्टरीज के अंदर इंजरी होती है, या जिन लोगों में ज्यादातर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और इंसुलिन की मात्रा ज्यादा क्या होगी? टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो अभी खुरंट हमने देखा था यहाँ पे, ये बाहर से जम गया और यही खुरंट हमारा इसी टाइप का हमारी आर्टरीज के अंदर जब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे ये इसको रिपेयर करने के लिए बॉडी के चीजें आती हैं और उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक वो जम जाता है जिसको हम प्लेग बोलेंगे, या इसी को हम एथ्रोक्लोरोसिस बोलते हैं। तो एथ्रोक्लोरोसिस क्या हुआ कि जो हमारी आर्टरीज के अंदर अगर कोई डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर हुआ है, रिपेयर में वो जो खुरंट टाइप का जमा या जो प्लेग या जो इस टाइप की जो चीजें इकट्ठी हुई, उसको हम एथ्रोक्लोरोसिस बोलते हैं। तो अब सबकी समझ में आ गया होगा कि जो अंदर की साइड हमारी डैमेज होती है उसको बॉडी ऑटो रिपेयर करती है। तो इस तरीके से ये एथ्रोक्लोरोसिस होता है। अब इसमें क्या है, ये हो गया एथ्रोक्लोरोसिस। अब आपके पीछे से शुगर भी आ रही है आपका, और दूसरी कैल्शियम भी आ रहा है, आरबीसीज भी आ रहे हैं, डब्ल्यूसीबीसीज भी आ रहे हैं, और भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे आएंगे जब यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो गया है, धीरे 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 ये एक दूसरे के ऊपर जमते चले जाएंगे और धीरे धीरे इस रास्ते को सकड़ा कर देंगे। सकड़ा इन द सेंस इसको छोटा कर देंगे। जब ये रास्ता तंग हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होगा। जब ये ब्लड का फ्लो कम होगा तो आगे आपको दर्द होना चालू हो जाएगा, और वो जो दर्द होगा उसी को हम इस्कीमिया बोलते हैं। तो आई होप अब आपको एंथ्रोक्लोरोसिस और इस्कीमिया दोनों समझ में आ गए होंगे कि ये होता क्या है और हमारी बॉडी में किस तरीके से हो सकता है। ये मैं एक लाइव दिखा रहा हूं आपको कि इस तरीके से हमारा ये जमता बनता चला जाता है और इसमें इंप्योरिटीज आके रुकती चली जाती है, और एक दिन ऐसा होता है कि ये रुक जाता है, जम जाता है और आगे का फ्लो बंद हो जाता है। और जब आगे का फ्लो बंद होगा तो वहां पेन स्टार्ट हो जाएगा और उसी को हम इस्कीमिया बोलते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब एंथ्रोक्लोरोसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वो क्या होता है? एंथ्रोक्लोरोसिस एक ऐसा रोग है इसमें आपकी धमनियों के अंदर प्लेक बनने लग जाता है, प्लेक बनने लग जाता है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो भी आरबीसीज होती हैं, जो आपके हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाई जाती हैं, तो उनमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये जो चीजें और भी होती हैं, वो उनमें जाकर प्लेक से जाकर चिपकने लग जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका एथ्रोक्लोरोसिस होता है। आई होप दोनों टर्म्स आपके समझ में आ गए होंगे, एथ्रोक्लोरोसिस एंड इस्कीमिया क्या होता है। चलिए, अब होता क्या है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, चलते चलते जैसे ही आप चलेंगे या दौड़ लगाएंगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उस टाइम पे जब हम चलते हैं, तो क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा होना चाहिए होता है जब ही हम प्रॉपर चल पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड का फ्लो ज्यादा होने को होगा और हमारे बॉडी के अंदर अगर ब्लॉकिंग है, आर्टरीज में ब्लॉकिंग है हमारे पैर में या थाइज में या कहीं पे भी, तो क्या होगा, आगे ब्लड पूरा नहीं जाएगा, मींस ऑक्सीजन पूरी सप्लाई नहीं होगी, तो आपको एक सीवियर पेन आपके पैर में होना चालू हो जाएगा। आइदर यहाँ साइड में हो या जहां पे भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक है वहां पे हो। कई बार ये यहाँ पे भी हो जाता है पेट के आसपास में, क्योंकि हार्ट से जो
वो आ रही होती है, यहाँ से दो भागों में बंटती है। तो जहां से दो भागों में बंटती है दोनों पैरों की तरफ, वहां पे ये पेन हो जाता है, वहां पे भी ब्लॉकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भयंकर पेन होता है। थाइज में या बैक साइड में भी पेन हो सकता है, और आपके नीज के नीचे भी बैक साइड में आपका पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा आर्टरीज है, इस तरीके से मेरे पैर में आर्टरीज आती हैं, और चूंकि ये पेरीफेरी के ऊपर ही होती हैं, इसको इसीलिए इनको पेरीफेरल आर्टरीज बोलते हैं। और इस तरीके से मेरा ये प्लेग इनके अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, और यहाँ से ब्लड का फ्लो बड़ा नैरो हो जाता है, आगे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो पेन होता है। अब आपने देखा होगा जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होता है, एकदम वो हार्ट पकड़ता है और नीचे बेहोश हो जाता है, पसीना आता है और जमीन पर गिर जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक तरह का हार्ट अटैक जो हुआ है, हम उसका नाम हार्ट अटैक दे दिया है, बट ये भी पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज का ही एक नमूना है। अब जब आपके पैर में होगा तो यहां से आगे को आपके पैर में ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और जब आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो यहां से पेन तो होगा ही होगा। आपके पैर के जो आगे के हिस्से हैं, जो ये हिस्से थे जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लड यहां तक आ रहा है अंगूठे उंगलियों तक, ये आना बंद हो जाएगा। ये आना बंद हो जाएगा तो आपकी उंगली काली पड़ती चली जाएगी, आपका पैर काला पड़ता चला जाएगा, आपको दर्द का एहसास होगा, और कुछ दिन बाद अगर यहाँ ब्लड फ्लो नहीं हुआ किसी कारण से, तो ये आपका पैर काम करना भी बंद कर सकता है, पैर सुन्न भी पड़ सकता है, और पैर काटना भी पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी, और आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएंगे या करवाएं, चेकअप करवाएं। अब सवाल ये आता है, इसमें हमें कैसे पता लगे, आपको आज की डेट में आपको कैसे पता लगे कि कहीं मेरे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, जब ये ब्लॉकिंग थोड़ी होगी तो थोड़ा दर्द होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो सीवियर पेन होगा। तो अगर आपको आज पता करना है कि कैसे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक टेस्ट होता है, ये आपको टेस्ट करवाना होगा, और उस टेस्ट का नाम होता है ABI। इसको आर्टरियल बैरियल इंडेक्स बोलते हैं, ABI। अब ABI टेस्ट क्या होता है, आप जब भी लैब में जाएं और उसको बोलें कि मेरे को ABI टेस्ट करवाना है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड BP चेक करते हैं, तो हम एक बांव में उसे बांधते हैं कफ, और पारा से और स्टेथोस्कोप लगा के हम देखते हैं कि आपका ब्लड का फ्लो क्या है। सेम इसमें ABI में क्या करते हैं, हम हाथों में, दोनों हाथों में इसी तरीके से हम कफ बांधते हैं, और दोनों पैरों में, पैरों के तलवों में हम कफ बांधते हैं, और यहाँ पे भी हम कफ बांधते हैं, तलवे प्लस आपके ये जो पैर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है। और हम क्या करते हैं, इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हाथ का भी और पैर का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी। जब हम ये टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद जो हम देखते हैं, यहां से एक इंडेक्स निकल के आता है, आपके जो लेग का ब्लड प्रेशर है और आपके हैंड का ब्लड प्रेशर है, मींस आपने जो ये बांधा था हाथ में, हाथ का ब्लड प्रेशर और आपके पैर का ब्लड प्रेशर, अगर इन दोनों का इंडेक्स, और इसमें भी हमेशा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर लिया जाता है जो ज्यादा वाला होता है, मान लीजिए ये आपका 120 आया और आपका हैंड का मान लीजिए 110 आया, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, अगर वो 0.9 आता है, जब आप ये टेस्ट करवाएं और आपका ये 0.9 आ रहा है, तो आप ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इतना गैप हाथ और पैरों में 100% होता ही है। लेग का हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और हैंड का कंपैरेटिवली हमारा कम होता है। बट अगर ये हमारा कम है, 0.9 से कम है, तो आप समझ लीजिए, अगर ये 0.5 से कम है, तो आप सीवियर आर्टरियल डिजीज के पेशेंट बन चुके हैं। ऐसे केस में आपको तुरंत के तुरंत आपका जो भी वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हो, वहां आप दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका 0.5 से 0.8 आता है, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक ही है, आपको मॉडरेट आर्टरियल डिजीज है, इस केस में भी आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना। लेकिन 0.9 से 1.4 तक ये आता है, तो आप नॉर्मल है। 1 से 1.4 में नॉर्मल है, 0.9 से 1 में एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई आपको
ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 0.8 0.9 आता है तो आपका थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। इस रिस्क को जरूर आप चेक करवा लें। और अगर ये 1.4 से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। ये ऐसा ही हो गया जैसे आटे में नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी आप नहीं खाओगे, कम डाल दोगे तब भी आपको स्वाद नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर ये रेशो एक रेंज में है तब आप ठीक है, और रेंज में नहीं है तो ठीक नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ देख रहे हैं अपना ये टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि आगे और जो डायबिटीज पेशेंट है वो तो जरूर करवाएं, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो एक तो ये टेस्ट था। एक और दूसरा टेस्ट होता है इसका होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन जो टेस्ट होता है ये ब्लड का टेस्ट होता है। अब होमोसिस्टीन टेस्ट में क्या होगा, जैसे आप एक तरह का ये मान लीजिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप घर में अपना डायबिटीज चेक करते हैं तो आप क्या करते हैं, उंगली में पंचर करते हैं, वहां से ब्लड आता है, ये स्ट्रिप लगाते हैं और ये मशीन आपको आपका उसे दे देती है कितना ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर। आप जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जनरली वो पेशेंट दवाइयां भी खाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवाई होती है मेटफॉर्मिन। ज्यादातर लोग 90% लोग मेटफॉर्मिन खाते ही हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं। जब वो मेटफॉर्मिन खाते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे विटामिन B12, फोलिक एसिड, बायोटीन इनकी कमी होती चली जाती है। जब आप लगातार हमेशा मेटफॉर्मिन खाते जाएंगे तो ये विटामिन डेफिशिएंसी आपके ब्लड में आती चली जाएगी और ये बिल्कुल पक्का आएगी ही आएगी। आप कभी टेस्ट करवाएं, शुगर के पेशेंट का विटामिन B12 हमेशा कम निकलेगा, फोलिक एसिड कम निकलेगा, बायोटीन कम निकलेगा। और ये डेफिशिएंसी जब आप आती है तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी विटामिन B12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आएगी, कमी होगी, आपको होमोसिस्टीन बढ़ता चला जाएगा। और ये होमोसिस्टीन बढ़ेगा और ये कम होगा तो आप समझ लो अगर आपके ब्लड में होमोसिस्टीन की मात्रा ज्यादा आ रही है तो समझ लो आपका ब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुका है। विटामिन B12 फोलिक एसिड कम आ रहे हैं और होमोसिस्टीन बढ़ रहा है, ये एक दूसरा के रिवर्स हैं। तो जब जब हम विटामिन B12 फोलिक एसिड बढ़ाएंगे तो होमोसिस्टीन आपका कम होता आएगा। ये कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम डाइट से बढ़ा सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के पेशेंट हैं और यहां से आपको इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। क्या सीवियरिटी लेवल है वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करेगा, क्या आपकी वैल्यू आती है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और टेस्ट होता है इसका, एक तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक टेस्ट होता है, ब्लड का ही टेस्ट होता है। आप जाके लेबोरेटरी में आप खुद भी जाके करवा सकते हैं, आप होमोसिस्टीन को भी खुद जाके टेस्ट करवा सकते हैं, HSCRP भी करवा सकते हैं, इससे भी आपको पता लग जाएगा। अब HSCRP में क्या होता है कि HSCRP का लेवल अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है उस इन्फ्लेमेशन को जब रिपेयर करने के लिए मेरे विटामिन मिनरल्स या कोलेस्ट्रॉल काम करेंगे तो जब मेरी ब्लॉकिंग बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही HSCRP का लेवल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो समझ लो बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है और आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। उसको हम खाने से भी सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दवाइयों से ही सब कुछ ठीक होता है। कौन सा खाना है, क्या खाना है वो हम आपको बताएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फूड भी और मेडिसिन, आपका खाना ही आपकी दवा हो सकता है अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको उसके बारे में ज्ञान है तो। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भी आप ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के पेशेंट हैं। अगर ये मैंने आपको तीनों टेस्ट बता दिए, अब सवाल ये आता है ये प्रॉब्लम है और मान लीजिए हमने टेस्ट करवाए और ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया आगे कि यस ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है, अब क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है उसको हमें कंट्रोल करना है या उसको रिवर्स करना है। तो ये रिवर्स बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको रिवर्स नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और आगे जाके इसके भयंकर रिजल्ट्स होते हैं।
जो आप सोच भी नहीं सकते, उसको सोच के रूह कांप जाती है। तो चलिए हमें करना क्या है, हमें ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए, देखिए जनरली होता क्या है, हम खाते हैं और खाने में हम क्या खाते हैं, हम ज्यादातर मात्रा में ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप अपनी थाली में जब भी भोजन करें, आप ये देखें उसमें कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपकी थाली में 80% से 85% कार्बोहाइड्रेट ही होता है, मींस ग्रेन्स ही होते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गेहूं की चपाती ले ली, दाल ले ली, राजमा ले लिया, राइस ले लिए, और थोड़ा 2-3 पीस सलाद के ले लिए, या एक आध और कुछ ले लिया। अब इस पूरी थाली में अगर मैं देखूं तो आप कहोगे देखो हमने तो राइस भी लिया, चावल भी लिया, दाल भी लिया, हमारी तो बड़ी बैलेंस डाइट है। लेकिन आपके गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट है, आपके चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, आपकी दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, आपके राजमा में भी कार्बोहाइड्रेट है, या छोले में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट तो 80-85% है। अब उस 80-85% का ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा। अब बॉडी में जाएगा, बॉडी को इतना रिक्वायर्ड नहीं है, 2-4-5 साल तक तो बॉडी झेलती रहती है। लेकिन जब आपने सारे उसकी विंडो, खिड़की, अलमारी सारी ग्लूकोज से भर दी, तो वो क्या कहती है, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ही घूमता है। और जब वो ब्लड में घूमेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। जब ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ज्यादा इंसुलिन भी होगा, और इंसुलिन की टेंडेंसी होती है इन्फ्लेमेशन पैदा करना। और जब आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे एंथ्रोक्लोरोसिस बनेगा, और एंथ्रोक्लोरोसिस बनेगा तो वहां से आपको ये पीएडी, पैड की आर्टिफिशियल आर्टरीज की, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज वहां से आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये हुआ, ये तो मैंने पेरिफेरल की बता दिया। कुछ लोगों की आर्टरी, जो इनर आर्टरीज होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है, जो बाहर से आपको नहीं दिखाई देती। इनर आर्टरीज में, पैरों में जो इनर जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी वेन्स एंड आर्टरीज जो अंदर की साइड होती है, उनमें अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में से कम करना होगा। अब कैसे कम करेंगे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अभी हम खाते क्या है, हमको मान लीजिए रोजाना हमारे बॉडी को 5 ग्राम शुगर की जरूरत होती है पर 1 ग्राम पर डेसीलीटर। तो जब तो हम कहते हैं कि हमारा शुगर 100 या 125 के आसपास होगा तो ठीक होगा। तो पूरे उसमें हमें 5 से 10 ग्राम शुगर की जरूरत है, और हम खाते कितना है, हम 50 से 60 ग्राम शुगर रोज खाते हैं, किसी भी फॉर्म में खाएं हम, चाहे हम समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, और रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ही तो ले रहे हैं। जब तक आप इतना शुगर खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर रहेगा, और एक्सेस शुगर रहेगा तो एक्सेस इंसुलिन बनेगा, और एक्सेस इंसुलिन बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें खाना क्या है, हमें ऐसा खाना खाना है जो लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट हो, जिसका ग्लाइसेमिक लोड सबसे कम हो। उस खाने को अगर हम खाएंगे पेट भर के तो हमें ग्लूकोज इतना ज्यादा नहीं बनेगा। अब वो लो ग्लाइसेमिक डाइट क्या होती है, ये अभी हमारा जो एक सेशन आने वाला है 25 तारीख से, वो हम एक एक चीज आपको बताएंगे, किसका कितना ग्लाइसेमिक लोड होता है, क्या खाने से क्या होता है, डायबिटीज वाले को क्या खाना चाहिए, हार्ट वाले को क्या खाना चाहिए, थायराइड वाले को क्या खाना चाहिए, वो हम पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप नट सेल में ये समझ लें कि लो ग्लाइसेमिक डाइट अगर हम लेंगे तो हमारा होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप सलाद खाना स्टार्ट करें आप अपने खाने के साथ। अभी लोग क्या करते हैं, एक खीरा एक टमाटर काटा और पूरा परिवार उसी में निपट गया, फिर भी एक एक पीस उसका बच गया। मीन्स वो खाते नहीं है, दिखाने के लिए खाते हैं। अरे किसको दिखा रहे हो भाई। तो यहाँ आपको इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। आप अपनी डाइट में आप फाइबर डालें, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको खाना चालू करेंगे तो कम से कम कुछ तो आपकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट कम होगा। लेकिन अब रही बात, गेहूं में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड होता है, तो गेहूं का रिप्लेसमेंट क्या है, गेहूं ना खाएं तो क्या खाएं, वो सारे के सारे हमारे पास हैं कि क्या खाएं गेहूं की जगह पे।
जिससे कि हमारा ग्लाइसेमिक लोड भी ना बढ़े और जो भी उसका ग्लूकोज है वो धीरे 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 रिलीज हो बॉडी में, न कि गेहूं की तरह एक साथ फ्लड हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमें खाएंगे। और जो नॉन वेज लोग हैं वो एग खा सकते हैं और ये टोफू पनीर भी ले सकते हैं, इसके भी ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। तो ये आपको अपनी डाइट में छोटा मोटा शामिल करना। साथ ही साथ आपको एल्कलाइन वाटर लेना। एल्कलाइन वाटर जब आप लेंगे तो ये आपकी बॉडी की जो एसिडिक हो चुकी है उसको न्यूट्रल करने में काम देगा। अब एल्कलाइन वाटर क्या होता है? एल्कलाइन वाटर आप घर पर भी बना सकते हो। लाइक आप एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा मिनरल सॉल्ट डालो और थोड़ा सा 2 चुटकी सॉल्ट डालो, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालो और इसको मिला लो, आप चला लो, तो आपका ये आपका एल्कलाइन वाटर बन सकता है। नहीं तो इसकी जगह पे आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, वो भी एल्कलाइन वाटर होता है। तो हम पानी की जगह पे इन सारी चीजों को लेंगे तो हमें कुछ हद तक जरूर फायदा होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेटफॉर्मिन खाते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट में क्या होता है, आपके विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, मैग्नीशियम, इनकी कमी होती चली जाती है आपकी बॉडी में। तो आपको क्या करना है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, विटामिन B12, अब विटामिन B12 कोई क्या ये दवाइयों से खाया आता है, ये बड़ा मिथ है। कभी भी दवाओं से विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती। आपको दी जाती है कि ये इंजेक्शन दे दिया, गोली दे दी, ये सिरप दे दिया, ये घोल दे दिया, इनसे कभी भी विटामिन B12 हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो बैक्टीरिया बनाते हैं, उन बैक्टीरिया की अगर मेरे गट में कमी हो गई है या वो मर गए हैं या कम हो गए उनकी कॉलोनी, उस कॉलोनी को डेवलप करना है। अब वो कॉलोनी कब डेवलप होगी? जब आप बैक्टीरिया को प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे अपने गट के अंदर। मींस जो बैक्टीरिया का खाना है वो खाना आप खाएंगे तो बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, तो आपका विटामिन B12 ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपका फॉलिक एसिड, विटामिन B6, मैग्नीशियम, इसकी जगह पे आप चाहें तो फूड सप्लीमेंट मल्टीविटामिन टाइप की कुछ ले सकते हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज इसके भी हमारे पास फूड है। कौन से फूड में विटामिन B6 मिलता है, कौन से में मैग्नीशियम मिलता है, कौन से में फॉलिक एसिड मिलता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हमारे सब्सिक्वेंट आगे सेशन होंगे तब। तो फ्रेंड्स, ये सब खाएंगे तो ये धीरे धीरे ये प्लेग आपका कम होता चला जाएगा, हटता चला जाएगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी और यहाँ से आप ठीक होते चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे साहब खाने तो नहीं, मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, अरे साहब देखो खाना बंद मत करो, खाने के बिना तो रहा ही नहीं जाता, छोटी सी जिंदगी, आप गोली दे दो एक आध, लेकिन खाने को मत रोको। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो खाने के बिल्कुल उनकी वीकनेस है, खाएंगे जरूर, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो या कुछ भी हो। तो क्या किया जाए जब ऐसे लोग हैं? ऐसे भी लोग होते हैं कि साहब गोली दे दो, 2 गोली ज्यादा दे दो, लेकिन मेरे को खाने को मत रोको। मैं चाय तो जरूर पीऊंगी, मैं बर्गर तो जरूर खाऊंगी, मैं समोसा तो जरूर खाऊंगी, उसके बिना नहीं रह सकती। तो ये ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ आती हैं या आपके साथ भी ऐसा होता होगा। या समोसा देख के एकदम मुंह में पानी आ जाता है, जीभ पानी डालने लग जाती है। तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो क्या होगा, और वो ये लोग कहते हैं कि साहब चलो कोई नहीं, हम गोली खा लेंगे, गोली खा लेंगे तो क्या है। देखिए गोली क्या होती है, गोली गोली होती है, चाहे कोई बुलेट हो, जैसे ये कहीं पे भी लगेगी तो डिस्ट्रैक्शन करेगी, नुकसान ही करेगी, तबाही मचाएगी, इसमें से आग निकलेगी। ऐसे ये गोली होती है। जब इन गोलियों को आप अपनी बॉडी में खाएंगे तो जो ठीक करेगी उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन खराब करेगी आपकी बॉडी में, आग लगा देगी आपकी बॉडी में। जैसे ये बुलेट आग लगा देती है, बुलेट मार देती है, ऐसे गोली भी मार सकती है, जान भी जा सकती है। बट हमें चूंकि एक परंपरा चली आ रही है, डॉक्टर पे जाएंगे, गोली खा लेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, बट खाएंगे जरूर हम, ये समोसा कचौड़ी जरूर खाएं। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो साहब मैंने आपको बता दिया, गोली गोली होती है और जहां लगती है वहां पूरा बंटाधार कर देती है, चाहे वो शरीर में लगे, चाहे वो बुलेट की गोली हो, बंदूक की गोली हो, राइफल की गोली हो या खाने वाली गोली हो, इसका तो नाम ही गोली है। तो ये उतना ही नुकसान करेगी जितने बुलेट आपका नुकसान करती है। बट हमें क्या होता है, गोलियां खा के जी हम ठीक हो गए, तो हमारे इन पे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, दवाओं से आज तक कभी कोई ठीक नहीं हुआ और ना ही ठीक होता, बॉडी अपने आप ठीक करती है।
ये दवा उसके सिम्टम्स को थोड़े दिन के लिए कम कर देती है, लेकिन दूसरे सिम्टम्स बढ़ा देती है जो आप रिलेट भी नहीं कर पाते। आप बीपी की दवाइयां खाते हैं, आपका किडनी खराब हो जाती है। आप बीपी की दवाइयां सालों साल खा रहे हैं, आपके घुटने खराब हो जाते हैं। अब आपके घुटने खराब हुए, घुटनों में दर्द हुआ या आपकी किडनी खराब हुई, तो क्या आप इस दवाई से रिलेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहेंगे किडनी तो मेरी खराब हो गई, किडनी में मेरा दिक्कत आ गई। जबकि वो इसका साइड वो है रिफ्लेक्शन कि जब हम ये ज्यादा खाएंगे तो ये हमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी और समय से पहले हम बूढ़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गोलियों से जितना बचा जाए इतना बचो और इसकी जगह पे हम नेचुरोपैथी पे जाएं। नेचुरल चीजें खाएं जो भगवान ने हमें खाने के लिए बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं, वो ना खाएं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक होने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें नॉलेज चाहिए और दूसरा हमें डिसिप्लिन चाहिए। नॉलेज मैंने अभी आपको दी, क्या आपका इस्कीमिया होता है, क्या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कैसे होता है, कैसे हम इसके टेस्ट करवा के चेक करवा सकते हैं आज की डेट में, और कैसे फिर इसको हम ठीक कर सकते हैं अपनी डाइट के माध्यम से। तो ये हमारा हो गया नॉलेज। और डिसिप्लिन क्या हुआ? हमने कहा ये नहीं खाना, ये खाना, इतना खाना, जब खाना है, ये एक आपका डिसिप्लिन हो गया जिसको हम परहेज भी बोल सकते हैं। अगर ये दो चीज आपने कर ली अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन एंड नॉलेज, तो आप कोई सी भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप में से इनमें से कोई भी आपने मिसिंग किया तो फिर रिजल्ट्स बड़े भयानक रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या होगा फिर? ऐसे ही आपकी जो एंथ्रोक्लोरोसिस होगा ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, आपको पेन होगा, इस्कीमिया हो जाएगा। और जब इस्कीमिया होगा उसकी वजह से धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। ये इन्फेक्शन क्या होता है? मेरी आर्टरी जब बिल्कुल खुली है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, नैरो हो जाता है पैसेज, और एक दिन ये बर्स्ट हो जाता है और यहाँ से आगे का रास्ता बंद कर देता है। जब इस आर्टरीज के अंदर ये रास्ता बंद हो गया, आगे ब्लड जाना बंद, आगे ऑक्सीजन जाना बंद। जब ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड नहीं है, तो शुगर भी नहीं है, तो क्या होगा? आपका पैर यहां से काला पड़ता चला जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कि जब हमारे अंगूठा पैर काले पड़ते चले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? अब इसको काटना पड़ेगा। और एक छोटी सी हमारी गलती थी, अगर हम पहले ही इसको टाइमली एक्शन ले लेते तो मैं ये नौबत नहीं आती। और लास्ट हमारा इसका भयावह सिचुएशन क्या होती है? एम्प्यूटेशन। उतना पोर्शन हमें काट के निकाल देना पड़ता है, क्योंकि वो अब वहां ना ऑक्सीजन है ना कोई बात नहीं वहां हो रहा है, तो ये आपका सड़ने गलने लग जाएगा। और ज्यादा बॉडी में इंफेक्शन ना हो तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अब इसको काट के निकाल दो। जो भी आपका अंगूठा है, पैर है, उंगली है, या जो कोई भी आपका ऑर्गन है उसको हम काट के निकाल देते, इसको हम एम्प्यूटेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नौबत ना आए उसके लिए हमें क्या करना है? हमें नॉलेज लेनी है, हमें डिसिप्लिन में रहना है और अपना इलाज खुद करना है, तो हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? हमें एक्शन लेने हैं, और एक्शन हमें इमीडिएटली लेने हैं। हमें इसमें सोचना नहीं है कि देख लेंगे, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आप जब एक्शन लेंगे तो एक्शन से आपका यहाँ काम होगा, और वो एक्शन भी आपको एक्ट नाउ करना है, मतलब तुरंत एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि एक्शन लेने में देर कर दें। अगर देर की तो आपका कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, आप उस ऑर्गन से हाथ धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था। इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर, मीन्स परसों से, आज 23 है, 9 बजे से 10 बजे इसी टाइम ये कोर्स होगा। और इस कोर्स की फीस 888 रुपए है, और ये 8 दिन का कोर्स है। इसमें हम आपको बताएंगे कि फूड आपका फ्यूल कैसे है और फूड आपका मेडिसिन कैसे है, किस किस बीमारी में कौन कौन सा फूड खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, क्या पिए, कितना ना पिए, वो सब हम बताएंगे। और बड़ी बड़ी जो भयंकर बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी हम यहाँ से ठीक करेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट के माध्यम से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। 888 रुपए कुछ भी नहीं है, आपके एक बार में डॉक्टर आपके फीस ले लेता है 1000 रुपए, और आगे कोई गारंटी नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे।
अगर यहाँ 888 रुपए में आपने नॉलेज ली और 8-10 जो आपकी बीमारियां हैं बॉडी के अंदर, अगर उन बीमारियों का आपको लगा कि यस इनको हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, हमें डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये 888 रुपए पीनट्स हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इसकी वजह से हमारा पैर कटने से बचता है, हमारा अंगूठा कटने से बचता है, हम एंथ्रोक्लोसिस से बचते हैं, हम स्कीमिया से बचते हैं, या हमें जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ 888 रुपए खर्च करके अगर हम खुद के अपने डॉक्टर बन जाते हैं और इन चीजों से हम अपनी चिकित्सा करते हैं, फूड से ही हम अपनी चिकित्सा करते हैं, तो इससे अच्छा, इससे सुनहरा अवसर शायद ही हो। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। अभी आपके पास में कल का दिन है, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सीट ऐसे लिमिटेड हैं, लगभग 100 सीट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको एनरोल करें। और परसों रात 9 बजे से, मीन्स 25 अक्टूबर रात 9 बजे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे और भी पास्ट में बहुत सारे कोर्स हो चुके हैं, उनकी अपार सफलता के साथ हम इसको लेके आए। इस बार दोबारा हमारे पास कमेंट्स आए कि हमें कुछ और बीमारियां उनको भी कवर किया जाए, तो हमने इस बार बीमारियां कवर की हैं फूड से। इसके बाद इससे पहले जो हमारा पिछला कोर्स था उसमें हमने सारी बीमारियां जल से ठीक की थी। पानी से भी आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और दोनों को मिला के तो आप और बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो वो चिकित्सा हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो नॉलेज वाला पार्ट हम आपको देंगे और डिसिप्लिन वाला पार्ट आपको बताएंगे, उस पर एक्शन आपको लेना है। नॉलेज भी आपको सीखने के लिए आना तो पड़ेगा। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उसको नॉलेज दिलवाते हैं, आगे चल के वो अच्छा आदमी बनेगा और अच्छी अर्निंग करेगा। सेम अगर हम यहाँ 888 रुपए देके एक नॉलेज लेंगे, तो हम अपनी सेहत की खुद मालिक बनेंगे और अपना इलाज खुद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हो जाते हैं। आई होप हमारा टाइम भी अलाउ कर रहा है, तो आपने अपने हैंड रेज करें और अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर योर आंसर्स। तो फटाफट आप अपने हैंड रेज करें। अभी एक हैंड रेज हुआ है। अगर आपने जो मैंने समझाया है, सबसे पहले बताएं कि क्या आज का सेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया? जिस तरीके से मैंने बताया है वो आपको टेक्निक समझ में आई? और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछें, और अगर आपका कोई और सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा जी से पूछते हैं। यस रेखा जी, आप बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन, और यहाँ से आपने क्या सीखा? प्रोग्राम काफी कुछ पता चला। जो कुछ आपने बताया कि हमारे पैर के अंदर भी आर्टरीज होती हैं, पहली बार पता चला। वॉइस नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज। सर मैं ये कह रही हूँ कि पहली बार पता चला कि हमारी ना पैरों के अंदर भी आर्टरीज होती हैं। हाँ जी, हाँ। अभी तक तो यही था कि हार्ट में ही होती हैं। तो काफी अच्छी नॉलेज मिली सर, बहुत अच्छा सेशन था। तो मुझे एक चीज पूछनी सर, जो गैंग्रीन होती है वो और ये सेम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। गैंग्रीन जब हमारा ये एम्पुटेशन वाली नौबत आती है, उससे पहले क्या होता है? गैंग्रीन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, ग्लूकोज नहीं जा रहा। ग्लूकोज नहीं जा रहा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो वो गलता चला जाएगा, और धीरे धीरे अंगूठे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पीछे को आता जाता है। तो जितना भी पोर्शन गल जाता है डॉक्टर उतना ही काट के निकाल देते हैं। अगर थोड़ा बहुत फिर रह गया, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी कहीं और है, जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं करेंगे तो फिर दोबारा गलती लग जाए, फिर दोबारा काटना पड़ जाता है, उसी को हम गैंग्रीन कहते हैं। हाँ जी सर, मैंने ना अपनी डाइट से गैंग्रीन को भी ठीक कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और बिल्कुल टिश्यूज डेड हो गए, आर्टरीज खत्म हो गई हैं, गल गई हैं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो काट के निकालना पड़ेगा। अगर इनिशियल स्टेज है, जो मैंने टेस्ट बताए, इन टेस्ट को करवा के आपको किसी को भी अगर ऐसा लगता है तो वो रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। मैंने किसी का देखा था अपनी जानकारी में, इसलिए मैंने पूछा ये आपसे। नहीं बिल्कुल, एकदम आपका सही सवाल था। चलिए ओके, थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। चलिए हम पिंकी जी से बात करते हैं। पिंकी जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को और आप पूछें आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, सेशन बहुत ही अच्छा था और काफी नॉलेजेबल था। और ये जो पैरों से रिलेटेड, बाकी सबों को ये लगता है शुगर से केवल हार्ट में या फिर अपने और ही कई जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज पता चला कि ये शुगर की वजह से पैरों में भी काफी इफेक्ट होता है। और ये बहुत अच्छी नॉलेज दी आज आपने। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी हमारा एक और प्लान है, वेंकट जी और हम मिलकर एक आगे और एक सेशन लाने वाले हैं, और उस सेशन में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज से
कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और उनको कैसे टाइम्स रहते उनको रोका जा सकता है, और डायबिटीज को भी रोका जा सकता है। हो सकता है हमारा अगले, जैसे आज हमने एक लिया जिसमें पीएडी ये जो प्रॉब्लम थी, ऐसे ही 8-7 बड़ी प्रॉब्लम है जो डायबिटीज की वजह से ही होती है हमारी बॉडी में, उनको हम देखेंगे। और हो सकता है उनको हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक दिन में एक एक डिजीज को हम कवर करें और एक एक डिजीज के बारे में आपको बताएं। तो अभी तो हमारा जो कोर्स है फूड विद द मेडिसिन, आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं, आप अपने खाने से ही अपना इलाज कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस है। इसके बाद हो सकता है नवंबर में, दिवाली के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे हम और दूसरा कौन सा कोर्स लेके आ रहे हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। वेंकट जी टाइमली आपको बता देंगे कि अगला हमारा कोर्स क्या होगा, बट अभी हमारा पूरा फोकस इस फूड के ऊपर है कि फूड से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच पिंकी जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेमा भार्गवा जी। यस प्रेमा जी, पूछिए सवाल, अनम्यूट कर लें, आप पूछें। सर ये पूछना था कि ये नसों के लिए भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने जो आपको बताया, नसें ही होती हैं हमारी, आर्टरीज एंड वेन्स जो होती हैं। देखिए मोटी नसें आर्टरीज होती हैं, देन वो छोटी छोटी नसों में हो जाती हैं, फिर बॉडी की पेरिफेरी तक जाने के लिए कैपिलरीज होती हैं, बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं। तो ये जो नसें ही हैं, इनको हिंदी में नस बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टरीज एंड वेन्स बोलते हैं। तो जो आप पूछ रहे हो बिल्कुल सही है, नसों के लिए है ये किसी भी ऑर्गन की नस हो सकती है, किसी भी अंग के हाथ में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पैरों में क्या होता है, ग्रेविटी के हिसाब से आपका जो ज्यादातर टाइम आप खड़े रहते हैं, तो खड़े रहने से आपके पैरों में ज्यादा वो रहता है, लोड रहता है, प्रेशर रहता है। एक तो ग्रेविटी का प्रेशर है, और दूसरा ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा जो काम करती है, उसकी वजह से हमारे सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम आएगी, किसी भी डायबिटिक पेशेंट का देख लियो, पैर के अंगूठे से प्रॉब्लम आती है, वहां से गलना चालू होता है, और धीरे 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 गैंग्रेन उंगलियों में आएगी सबसे पहले, फिर पैर में आएगी, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। मेरा ज्यादातर सोते टाइम होता है ये सब। अच्छा, सोते टाइम क्या सुन पड़ जाता है पैर, क्या होता है? नस खिंच जाती है, फिर उठ के बैठना पड़ता है मेरे को। उसके अंदर मैम ये जरूरी नहीं है कि वो आर्टरियल पेरिफेरल डिजीज है, उसमें आपका मिनरल्स की कमी है बॉडी के अंदर, आपके विटामिन से मिनरल्स प्रॉपर नहीं है, उसके लिए हमारी अलग थेरेपी होती है, उससे थेरेपी से हम उसको कंट्रोल करते हैं, और विद इन मंथ और 2 वो थेरेपी चलती है, बिना दवा की थेरेपी है, और इसके बाद वो परमानेंटली ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम फिर कभी भी नहीं होती। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अभी किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछें, नहीं तो वेंकट जी आपका कुछ कहना हो आपको? नहीं सर। चलिए, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा खुला हुआ है। नहीं तो हम पूछते हैं, हमारे एक किरण डैंग जी हैं। किरण जी, आपका कोई सवाल हो आज के सेशन से रिलेटेड, आपको कुछ ऐसा लगा हो इसमें कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहती हैं, या कुछ ऐसा है जो आपका कोई सजेशन हो, अगर आप पास में हैं फोन के तो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही जबरदस्त और इतना नॉलेजेबल कि हमें बहुत चीजें पता चली हैं डायबिटीज के बारे में, फूड के बारे में, और ये जो आर्टरीज की आपने प्रॉब्लम समझाई है, बहुत कुछ क्लियर हुआ है। जैसे आपने वो सीआरपी टेस्ट बताया, एक्चुअली मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुए थे, तो मेरा बहुत टाइम तक लगातार सीआरपी हुआ, लेकिन वो क्यों होता है, उसका कॉज क्या है, क्यों करवा रहे थे डॉक्टर, वो मुझे आज समझ में आया है, क्योंकि तब मैं नहीं समझ पाई थी कि बार बार मेरा सीआरपी क्यों चेक करवा रहे हैं। एक बार तो बहुत ज्यादा लेवल हाई आया था, बट आज मुझे वो समझ में आया कि सीआरपी का मींस के बॉडी में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होता है, तो वो सीआरपी टेस्ट की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा आती है। जी जी जी, तो वो आज मुझे काफी चीजें थी, बहुत सी टर्म्स थी, जब हम डॉक्टर हमें टेस्ट लिखते हैं, हम वो करवाते हैं, तो वो टर्म्स हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन आज के सेशन से बहुत सारी टर्म्स थी, वो पता चली है कि ये जो टेस्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं। और सर बहुत ही अच्छा आपने समझाया कि किस तरह से अगर हम अपने फूड में कुछ चेंजेस ले आए तो हम खुद के डॉक्टर खुद ही बन सकते हैं और अपनी काफी सारी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। सर मुझे ये जानना था कि अभी आपने ये जो आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 8 डेज का, इसकी क्या वीडियोस अवेलेबल हो पाएंगी? ये जो मैम जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको ये वीडियो मिलती हैं। ओके, एक्चुअली में वेंकट जी हैं हमारे जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर हैं, वो ये सारा कार्यभार देखते हैं, वही इसके वीडियोस उनको देते हैं, तो इसका अलग ग्रुप बनता है,
उस ग्रुप में ये सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, पूरा 1-1 घंटे का, सवा घंटे का पूरा सेशन होता है और जी। हर डिजीज के हर उसके वीडियोस होते हैं। ओके, ठीक है सर। कोशिश रहेगी मेरी कि मुझे ये ज्वाइन करना है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं और ज्यादा जान पाऊँ बॉडी के बारे में, फूड के बारे में, और जो भी डिजीज हम लोग खुद से अपनाते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज होती है, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में। तो आई होप सो कि मैं इसे जरूर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर कुछ पूछना, गर्ग साहब? यस, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका सेशन आज का बहुत बढ़िया था पीएडी के बारे में, कि मुझे भी प्रॉब्लम है डायबिटीज की वजह से, लेकिन आपने जैसे कहा एक चीज पूछनी है, जैसे आपने कहा कि इसमें विटामिन B12 कम हो जाता है, लेकिन मेरा B12 ज्यादा है रेंज से, जैसे 900 तक चाहिए वो 2000 है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है, पैरों में बर्निंग होती है और पेन होता है। हाँ जी, देखिए मैंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जैसे मैंने बताया था ना कि आटे में नमक, अगर आटे में आप नमक डालेंगे, ज्यादा डाल देंगे तब भी दिक्कत है, और कम डालेंगे तब भी दिक्कत है। ऐसे उस टेस्ट में था, अगर उसकी वैल्यू 0.9 से कम आएगी तब भी दिक्कत है, 1.4 से ज्यादा जाएगी तब भी। ऐसे ही विटामिन B12 पाए, आपके गट के अंदर इतने सारे विटामिन B12 का कॉलोनी बन गई है कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो डाउन हो गए। बैक्टीरिया तो 1.4 kg ही होते हैं, उनमें से जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लो एक ऑफिस है, एक ऑफिस में बहुत सारे 100 लोग काम कर रहे हैं। 100 लोग में से कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट होंगे, कुछ HR डिपार्टमेंट होगा, कुछ काम करने वाले होंगे, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। अगर मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग कम हो गए, आए ही नहीं, रोजाना उनको कुछ पिटी कैश देना होता था, कुछ बिल सेटल करने होते थे, तो उस ऑफिस में क्या होगा सर, वहां सारे लोग ना लाइन में लग जाएंगे कि भैया मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, मेरा पैसा जमा नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो सेम चीज हमारी बॉडी में होती है, अगर एक कॉलोनी बढ़ गई और दूसरी के बैक्टीरिया कम हो गए तो आपके बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, वहां से आपको फिर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसको सही करने के लिए जो अभी मैंने आपको स्टार्ट किया है, वही मैंने स्टार्ट किया है। उसमें हमारा किस तरीके से हमें डाइट को चेंज करना होता है, और उस डाइट को चेंज किया, अब उससे आपके ये बैक्टीरिया का लेवल उसमें लेवल में आएगा, और हो सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके बैक्टीरिया बिल्कुल उसमें आ जाए और B12 आपका सही नॉर्मल आ पाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो ये हमें पता लग जाता है पेशेंट के, जो भी मैं आपसे रोज रीडिंग मांगता हूँ उसी से समझ लेते हैं हम कि हो क्या रहा है आपके अंदर। राइट सर? चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई कुछ पूछना चाहते हो, किसी का कोई सवाल हो? दिनेश सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? दिनेश कुमार जी, अगर आप फोन के पास हैं तो। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, आपने अच्छी तरह समझा दिया है, आपने पहले से ही समझा रखा है चीजें, तो ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी सेशन ज्वाइन करेंगे तो फिर देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और भी कोई वॉलंटरी अगर कोई हैंड रेज करें, पूछे, नहीं तो फिर हम यस, उषा जी पूछिए, अनम्यूट करें मैम और पूछिए अपना सवाल। यस उषा जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। उषा रुस्तगी जी। हाँ जी। यस मैम। सर, ये हथेलियों में और पैरों के तलवों में जो बर्निंग सेंसेशन होती है बहुत ज्यादा, वो होती है? वो जनरली हमारा जो थायराइड होता है ना, वो सबसे बड़ा उसमें रूट कॉज होता है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड प्रॉपर नहीं बनना, आपकी थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है ढंग से, तो आपकी हथेलियों में और पैरों के तलवों में आपके सेंसेशन होना चालू हो जाएगा। कई बार जलन भी होती है, ऐसा लगता है कि हम पैर को किसी गर्म अंगारे पर रख रहे हैं, या कुछ लोगों के ऐसा भी हो जाता है। तो आप एक बार अपना थायराइड टेस्ट करवाएं, डेफिनेटली उसमें थायराइड आपका इम्बैलेंस आएगा निकल। और नॉट ओनली ये, आपको और भी दिक्कतें होंगी। आपको हो सकता है कि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो, और अगर आपका वैसा प्रॉब्लम है तो आपके जो आपका मेंसेस होते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है। जी सर, मैं तो 64 ईयर ओल्ड हूँ, वो सब नहीं है, मतलब चलो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन इन जनरल फीमेल्स में जब ये प्रॉब्लम आती है तो ये 2 प्रॉब्लम और साथ होती है। वैसे अर्थराइटिस है, उससे अर्थराइटिस है।
ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। नम्रता श्रीवास जी, आप कुछ पूछना चाहती हो? हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। नहीं सर, अभी डाउट तो आप बता रहे थे तो वो सारे क्लियर है मेरे। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आशा जैन जी से बात करते हैं। आशा जी, आपका कोई सवाल हो? मैं ऐसे रैंडम पकड़ रहा हूँ नाम, 2-3 मिनट और हैं हम। आशा जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? आशा जैन, अनीता जी, आप अगर अनम्यूट कर पाए। जी सर, मुझे भी काफी अच्छी नॉलेज मिली है। मुझे वाकई आप जो कह रहे थे थायराइड की दिक्कत है, तो मैं भी चाहूंगी जिस सेशन अटेंड करूं और मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। बिल्कुल मैम। देखिए, जो भी हमारे सेशन होते हैं, हम सबसे पहले जो भी डिजीज होती है ना, उसकी नॉलेज देते हैं। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या टेस्ट हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, राइट? हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक और है हमारे पास, शिव देवी जी हैं। शिव देवी जी, आपका अपना कोई सवाल हो तो आप पूछें। यस मैम, पूछिए अपना सवाल। फोटो हट गई। कैसा लगा मैम आपको आज का सेशन? कुछ समझ में आया? तो समझे क्या कह रहा हूँ। आपको कैमरे पे हाथ रखा हुआ है आपने। अच्छा अच्छा, ले हटा हुआ। हाँ हाँ, अब बोलिए, अब बोलिएगा सर। आज आपने सुना, कैसा लगा आपको पूरा सेशन? अच्छा, आपको ही बोल रहे। मेरी आवाज जा रही है? आप सुन पा रहे हैं हमको? आप पूछ रहे हैं कैसा लगा? अच्छा लगा। मेरी आवाज? चलिए, ना बोलो को जान जाए। चलिए, बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी मच। लास्ट एक सवाल हम कैली सिंह जी से पूछते हैं। काली जी, KALEY, काली सिंह जी, एक बार आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था, आप बताएं आपको कैसा लगा, इसके बाद हम फिर क्लोज करेंगे। सर, ये वाली जो प्रॉब्लम, आपका जो सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा है हुआ, और आगे हम इसको ज्वाइन करेंगे सर। मेरे जो भी मैं देख रहा हूँ, मेरे इसमें जो लेग्स है ना, घुटने से नीचे है, उसमें जो जिनको कहते हैं वेरिकोज वेन टाइप, थोड़ी एक लेग में शुरू है, एक लेग में। ओके सर, आप उसको अभी से कुछ उस पर एक्शन लीजिए। मैं एक दिन वेरिकोज का भी सेशन लेने वाला हूँ, और अगर रहा, आप अगर हमारे ग्रुप में है तो डेफिनेटली आप तक वो इंफॉर्मेशन हम पहुंचा देंगे। राइट सर। वेरिकोज एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, और वो एक बड़ी ऐसी बीमारी है कि वो एक बार स्टार्ट हो गई ना, तो वो आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है। तो जो इनिशियल स्टेज होता है, उसका लेवल 1 होता है, अगर हमने वहीं पे कंट्रोल कर लिया तो वेरिकोज को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर वो लेवल 1, 2, 3, 4 पे आ गया तो बहुत मिजरेबल लाइफ कर देता है। राइट सर। तो उसको तो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अभी आपको छोटी सी मैं बताऊं, 1 मिनट में तो नहीं बता सकता क्योंकि इट्स बिग सब्जेक्ट। तो जैसे अभी हमने आज इसका PhD का किया है, हम आगे इसका वेरिकोज का भी सेशन लेंगे, तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे सेशंस में आप आते हैं, तो आपको जरूर इसके बारे में पूरी नॉलेज। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स सो नाइस। ओके, चलिए, तो सचिन रस्तोगी जी, यस सचिन जी, एक चलते चलते आपसे भी बात कर लें। हाँ जी सर, सेशन तो बहुत अच्छा रहा और बहुत इंफॉर्मेशन था, बहुत नई इंफॉर्मेशन मिली, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, और थैंक यू सर इतना अच्छा सेशन देने के लिए। थैंक यू सचिन। चलिए, तो आई होप अब किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम इसको क्लोज करते हैं, और 25 तारीख से हम मिलेंगे रात को 9 बजे से 10 बजे तक इसी टाइप के
अलग अलग डिजीज के ऊपर हमारा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन सी डिजीज हम कवर करेंगे उसमें, अगर कुछ लोग अभी हैं हमारे साथ। वैसे तो सबके पास इंफॉर्मेशन जा ही रही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकंड आप होल्ड करें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा ये दिखाई दे रहा है आपको। इसमें हम कवर करेंगे डे 1 पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे स्टेपल फूड क्या होना चाहिए, खाना हमारा क्या है और किस तरीके से हम अपने पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर में कन्वर्ट करके पी सकते हैं, जिससे कि आपको पानी और खाना दोनों चीजों के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। फिर हम बात करेंगे आपको ऐसी कौन से ग्रेन्स हैं जो आपको गेहूं से रिप्लेस हो सकते हैं और उनकी क्या खासियत है, कैसे हमको कंज्यूम करना है। फिर तीसरे दिन हम बात करेंगे जो दूध होता है, दूध हमारे लिए कितना नुकसानदायक है या फायदेमंद है, किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है या अच्छा करता है। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो 7 लीफ कॉन्सेप्ट है, उससे हम आपको इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। डे 4 पे हम विटामिन B12 की बात करेंगे, विटामिन D की बात करेंगे कि अगर ये डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे दूर की जा सकती है। और डे 5 पे हम बहुत सारी गाउट है, यूरिक एसिड है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है और डायलिसिस है, इस पे हम बात करेंगे कैसे हम डायलिसिस को, जो भी डायलिसिस के पेशेंट है घर पे ही डायलिसिस कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाकर डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है। फिर हम डे 6 पे डायबिटीज की बात करेंगे और डे 7 पे PCOD हार्मोनल इम्बैलेंस, फेवरॉइड्स होते हैं जो थायराइड्स होता है, इस पे हम बात करेंगे। इसके लिए क्या फूड प्रोटोकॉल होगा, क्या खाना होगा, वो हम सारा बताएंगे। और डे 8 पे हम आपको बताएंगे हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, इस पे पूरा हम आपको नॉलेज देंगे और इसमें क्या खाएं जिससे कि ये चीजें आपकी बिना दवाओं के ही कंट्रोल रहें। तो ये हमारा कुछ सेशन रहेंगे, 8 दिन का हमारा पूरा कोर्स है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें और खुद को और अपने परिवार वालों को, अपने नेबर्स को, अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड्स को स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। वेंकट जी क्लोज करें। हाँ सर, हाँ चलिए, तो थैंक यू टू ऑल, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलेंगे 25 तारीख को रात 9 बजे। थैंक यू।